Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will tell you about the derivation of expression for Bohr's energy. मतलब कि बोहर्स एनर्जी का डेरिवेशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, उसके एक्सप्रेशन का मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर हमें हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा एटम है और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन को और फिर हम निकालेंगे कि हम किस तरह से एनर्जी निकालते हैं किसी भी ऑर्बिटल की। तो आप लोगों को सबसे पहले पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 2 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी टाइप की एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमें फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी जिसको हम लिख रहे हैं ई से, तो हमें क्या पता है कि वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन मिल गई है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक ही इक्वेशन आती है और वो थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। और जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, सेम एज इट इज़ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी कि K Q1 Q2 डिवाइड में आता है R। पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड में क्या आता है, R। तो Q1 Q2 का हम लोग पुट करें ZE का स्क्वायर जैसे हम लोगों ने पहले किया था, और नीचे हम लिखेंगे 4πε0 R। ये हमारे पास हो गया सेकंड एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ हमें क्या मिल गई हैं। अब हमने इसको पुट करनी है अल्फा में, यानी कि टोटल एनर्जी में। E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम लोग लिखेंगे 1/2 mv² प्लस ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 R। अब फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, फ़र्क यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर जो हमने चार्जेस कंसिडर किए हैं उनमें से एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक जो दूसरे हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 ऑपोजिटली चार्जेस हैं। तो 2 ऑपोजिट चार्जेस को शो करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, क्योंकि एक साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, यानी कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का और एक प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स के लिए तो प्लस लगाएं ना लगाएं बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें यहाँ पर माइनस का साइन लगाना था क्योंकि 2 ऑपोजिटली चार्जेस हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो mv² होता है ना, ये इक्वल होता है ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 R के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, mv² इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 R लिख के इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे mv² में। किस तरह से होगा, ये वैल्यू आ गई, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो E इज इक्वल्स टू 1/2 mv² की जगह पे लिखेंगे ये वाला एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्या है, ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 R। ठीक है, दरम्यान में प्लस लगाएंगे लेकिन एक्सप्रेशन के साथ क्या चीज़ है, माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 R। समझ आ गई, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, mv² की वैल्यू निकाली है और वो पुट की है, सिंपल। और उसके अलावा बाकी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। E इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, और क्या बचा बाकी, ZE स्क्वायर डिवाइड में क्या चीज़ आ जाएगी, 4 नहीं πε0 R, ये चीज़ बच जाएगी। और यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, माइनस ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 R। अब हमने क्या करना है, इनमें ना जो चीज़ कॉमन आ रही है ना उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये ZE का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ε0 R और पाई, इन सब चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय πε0 R। ये सारा कुछ कॉमन आ रहा था, हमने इन सबको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या चीज़ बची है, 1/8 माइनस 1/4, ये बचा है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ हम साइड पे सॉल्व करके देखते हैं, 1/8 माइनस 1/4 8 1 माइनस 2, तो क्या आंसर आया, -1/8। यह आंसर आया -1/8। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व किया तो हमने -1/8 आया, तो E इज इक्वल्स टू माइनस ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8πε0 R। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है। अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो पहले R की वैल्यू डिराइव की थी ना, हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इसलिए आप लोगों को R की वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है कि R की वैल्यू क्या थी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग R की वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ये हमने निकाली थी ना R की वैल्यू पहले, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन में R की वैल्यू पुट कर देंगे। अब होगा कैसे ये वाला स्टेप कि E इज इक्वल्स टू
वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे साथ साथ ही, माइनस जी ई स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करनी है ना हमने, तो हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। चलिए मैं आप लोगों की सहूलत के लिए इसको नीचे लिख देती हूँ इस तरह से, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आ गई आर की बारी, तो हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई का स्क्वायर। ये आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से होगा। अब जो चीज़ें यहाँ डिवाइड हो रही हैं इसका मतलब है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम सिंपल जैसे वो पहले वाला रूल अप्लाई करते आ रहे हैं, हम इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। ई इज इक्वल्स टू माइनस जी ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, डॉट पाई एम जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला पूरा फैक्टर आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, डॉट एप्सिलॉन नॉट 2 बार है मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और साथ रहेगा एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं कि ई का स्क्वायर 2 बार है, तो हम इसको ई की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ई इज इक्वल्स टू माइनस जी का स्क्वायर ई की पावर 4 एम, यहाँ पर 2 बार था ना जी, इसलिए हमने जी का भी स्क्वायर कर दिया। ई 2 बार था ई का स्क्वायर, तो हमने ई की पावर 4 कर दिया, साथ एम, और एंड में हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ जाता है, ये पाए और ये वाला पाए हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक जैसे ही है। डिवाइड में हमारे पास क्या बचता है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारे पास आ गया एनर्जी का एक्सप्रेशन। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट इसको फर्दर अगर आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, अव्वल तो ये मतलब यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, या फिर अगर हम बात करते हैं ना जैसे हाइड्रोजन की, तो अगर हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है ना, तो हम लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल्स टू 1। जब हम z को 1 पुट कर देंगे तो पीछे एक्सप्रेशन हमें पता है क्या बचेगा हमारे पास, e इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर 4 m, z तो 1 हो गया ना, तो 1 तो होना ना होना बराबर है, और डिवाइड में क्या आ जाएगी चीज़, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर और n का स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले की थी कि इनमें से जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हम साइड पे कर लेंगे। तो अब हम कांस्टेंट को साइड पे करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो e है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ चेंज होता है भला, मैथ भी नहीं चेंज होगा, वही मैथ रहेगा। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट तो इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो क्या चीज़ थी जो वेरिएबल थी हमारे पास, 1/n का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिख के अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आती है e इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस 18 1 डिवाइड बाई n का स्क्वायर। तो इसमें फिर वही बात आ जाती है, अगर आपको नंबर ऑफ शेल पता हो तो आप लोग इजीली एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता है कि हम जो एनर्जी जब भी निकालते हैं तो वो जाउल में होती है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो जॉल लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या है कि एन अगर आपको दिया हुआ हो, एन होता है नंबर ऑफ शेल, आप लोग ना नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग खुद भी निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैसे सिर्फ ये पहली वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि सेकंड शेल में आपका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एनर्जी, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। अब 1 डिवाइड बाई 4 करके जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी सेकंड शेल की। तो आप लोग जब एनर्जीज निकालेंगे तो आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जो E3 होता है ना, यानी कि जिस तरह से शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं उस तरह उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। और इसकी तो हमें कॉमन सेंस में हमें पता है कि जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं शेल्स, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो ये जो फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के करीब है इसकी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि जो शेल दूर है इसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। तो यही बात उन्होंने कही है कि जब आप एनर्जी निकालते जाओगे ना शेल्स की, तो जो जितना दूर न्यूक्लियस से शेल होगा, फॉर एग्जांपल शेल नंबर 4, 5, 6, 7, जितना वो दूर जाता जाएगा उतनी उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी बाय बोहर्स। होप सो आपको ये समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।